जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तो मुलतवी करवा ही दिए हैं ऑलमोस्ट। अब इस पे इमरान खान साहब का वर्जन क्या है? क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों या फिर ना हो? ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अमैर नियाजी जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि ये आखिर किसके वकील हैं और इन्होंने क्यों इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि हमें ये पटिशन दायर कर देनी चाहिए, और फिर इन्होंने क्यों ये सब कुछ किया। इसके ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। और ये गुफ्तगू हो क्यों रही है? क्या वाकई अमैर नियाजी साहब ट्रैप हो गए या उन्होंने इमरान खान साहब को ट्रैप कर लिया था? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ साइफर केस की रिपोर्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। अब ना इस केस से रिलेटेड चीज़ें टेलीविज़न पे डिस्कस की जा सकेंगी, ना अखबार में डिस्कस की जा सकेंगी, ना इस सोशल मीडिया पे डिस्कस की जा सकेंगी। और जब ये पाबंदी लगी तो उसके फ़ौरन बाद अदालत से रिपोर्टर्स को बाहर भिजवा दिया गया और अब ये केस मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं हो सकेगा। क्या वाकई इस पाबंदी पे अमल होगा या नहीं होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले साइफर केस की तरफ आते हैं। साइफर केस की हेयरिंग चल रही थी अडयाला जेल के अंदर। कल जब वहाँ पे हेयरिंग स्टार्ट हुई तो FIA की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई थी। इस एप्लीकेशन को कहते हैं कि 14A के तहत, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा है जो 1923 का ये एक्ट है। और उसके मुताबिक FIA ने ये प्ली ली, उनके वकील ने, रिजवान अब्बासी साहब ने ये प्ली ली कि इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये चीज़ें अगर मीडिया पर डिस्कस होंगी तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेंटिटी है उसके ख़िलाफ़ है। और अदालत ने फिर तवील इसके ऊपर बहस के बाद इस चीज़ को कबूल कर लिया और जिसके बाद इसके ऊपर पाबंदी लगी। अब सवाल ये है कि क्या ये पाबंदी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इशू है और उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन बार बार बाहर निकल रही होगी तो फिर तो जाहिर है ना वो ऑफिशियल रहा ना सीक्रेट रहा, और उससे फिर हम चौराहे के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और जब ये चीज़ें बार बार बाहर डिस्कस होंगी तो उससे पाकिस्तान का जो अपना सिस्टम है, जो इंटरनल सिस्टम है, वो वीक होगा। तो मेरा ख्याल है ये पाबंदी दुरुस्त है और इस पाबंदी पे मुकम्मल अमल होना चाहिए। और कल अदालत ने क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं उनको भी पाबंद किया है कि आप इस केस से रिलेटेड बात कोई बाहर निकल के नहीं कर सकते, यानी जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप बाहर ले जाके मीडिया के सामने या किसी और शख्स के सामने पेश नहीं कर सकते। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर इंफॉर्मेशन फैमिलीज से निकलती थी। जब वो बाहर आते थे तो वो वहाँ पे एक मीडिया टॉक करते थे और वो अंदर के जो हालात होते थे, खान साहब का रवैया, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या सोच रहे हैं और कितना जुल्म हो रहा है इस केस में, वो बयान करते थे, जिसके बाद ज़ाहिर मीडिया के अंदर ये खबरें आती थीं और उसके बाद वो ज़ाहिर एक सारी सेंटिटी जो केस की है वो ख़राब हो जाती थी। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो ये कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती है और केस अगर खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहा है तो उसे ओपन होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ये केस इमरान खान साहब के दौर में भी चल रहा होता है इस नौयत का, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करनी थी कि इस टाइप का जो केस है उसे पब्लिक से हाइड रखा जाए, उसे दूर रखा जाए, क्योंकि इस नौयत के जब केसेस चलते हैं तो दुनिया का हर मुल्क उससे छुपा के रखता है। आपको याद होगा कि 25 लोगों को इमरान खान साहब के दौर में फ़ौजी अदालतों के अंदर सज़ाएँ हुई थी। उस केस की कोई एक इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं निकली थी और उस वक्त जब बात की जाती थी तो खान साहब ये कहते थे कि देखें मिलिट्री कोर्ट्स का काम ही ये है कि वो फौरी तौर पर सज़ाएँ दें, जो मुजरम हैं उन्हें हम आम अदालतों में नहीं रख सकते और उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो जब खान साहब का पुराना स्टांस ये था तो मेरा ख्याल है आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस चीज़ पे कायम रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये पाबंदी कायम रह सकेगी? मेरा नहीं ख्याल को ज़्यादा अरसे तक कायम रह सकेगी क्योंकि पाकिस्तान का ये वतीरा है मुल्क के अंदर कि जब भी इस टाइप की कोई पाबंदी लगती है 2-4 दिन तो उसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो पाबंदी ख़त्म होती जाती है। क्योंकि सबसे पहले ये वकला बात करेंगे बाहर निकल के, जब वकील बात करना शुरू कर देंगे, वो FIA के 3 वकला हैं, जब उनके मुंह से कुछ चीज़ें निकलेंगी या इमरान खान साहब के वकला जब टेलीविज़न पर बैठ के या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के या सोशल मीडिया के ऊपर जब बात करेंगे तो फिर वो पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता नरम होनी शुरू हो जाएगी। और इस दौरान एक बहुत बड़ा जो अंदेशा है मुझे, वो अंदेशा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग या उनसे मुतासर तमाम लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जब वो बात करना शुरू करेंगे तो वो एक ख़ास किस्म का नुक्ता नज़र बयान करेंगे और वो नुक्ता नज़र जो ज़ाहिर रियलिटी बेस्ड नहीं होगा।
जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा कि फैक्ट्स, ताकि फैक्ट्स क्लियर हों। तो जब अंदर से जवाब दिया जाएगा तो फिर उसके बाद ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पाबंदी वाकई सब लोग ये चाहते हैं कि होनी चाहिए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंद करना चाहिए कि वो साइफ़र से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके यूट्यूबर मुल्क से बाहर बैठे हैं उनको भी पास ऑन ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे ये बात शुरू हुई तो फिर डेफिनेटली ये बात फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलना शुरू हो जाएगी। तो मेरा अंदेशा ये है कि शहबाज गिल साहब हों या डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हों या हैदर मेहदी साहब हों या आदल राजा साहब हों या शहीन सहबाई साहब हों या फिर वकील अज़र सदीक साहब हों, इनमें से कोई ना कोई शख्स रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करेगा। वो अंदर की इंफॉर्मेशन जो वकला उनको देंगे उसकी बुनियाद पे वो वीलॉग्स करेंगे। जब वो वीलॉग्स करेंगे तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से तो जवाब नहीं आ रहा होगा, तो फिर एक ख़ास किस्म का नैरेटिव पूरी दुनिया में चलेगा और उसका ज़ाहिर है या तो फिर जवाब देना पड़ेगा किसी न किसी को, और अगर जवाब नहीं दिया जाता तो फिर ये वन साइडेड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अगर तो पाबंदी रखनी है तो फिर पूरी दुनिया के अंदर होनी चाहिए। फिर उस वकील से भी पूछना चाहिए जो इंफॉर्मेशन बाहर पासन करेगा या जो यूट्यूबर्स हैं उनको देगा। तो ये मेरा ख्याल है अदालत को आने वाले दिनों में इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैं इस पाबंदी के हक़ में हूँ कि वाकई इस टाइप की पाबंदी होनी चाहिए और स्टेट को स्टेट नज़र आना चाहिए। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं उमैर नियाज़ी साहब। इमरान खान साहब के वो अजीज़ भी हैं, न्याजी भी हैं, उन्हीं के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके करीब भी हैं, उनके केसेस भी लड़ते रहते हैं। उन्होंने अचानक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे दी जिसका किसी को कुछ पता नहीं था, बल्कि जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से पूछा तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इस किस्म की कोई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई है। फिर सिंगल बेंच बना, उसके अंदर जस्टिस पाकर नजफी साहब जो थे उनके जज थे इस केस के, और उन्होंने अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर क्या था? स्टे ऑर्डर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ROs और DROs भर्ती किए हैं इलेक्शंस के लिए, 2024 के इलेक्शंस के लिए, वो सब के सब एग्जेक्टिव से लिए गए हैं। वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और जब ये लोग इलेक्शन करवाएंगे तो फिर इलेक्शन की सेंटिटी और शफाफियत जो उसका बहुत बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा होगा। लिहाजा हम नहीं चाहते कि ये लोग इलेक्शन करवाएं, बल्कि हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को अपना अमला देना चाहिए, और जब अदालतों से अमला आएगा तो फिर बेहतर इलेक्शन हो सकेंगे, शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे। और उस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया, और साथ ही बड़े बेंच के लिए, लार्जर बेंच के लिए इस केस को चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छुड़ गई कि क्या वाकई 8 फरवरी को अब इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा था कि 8 फरवरी की तारीख जो है पत्थर की लकीर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, और अगर किसी के ज़हन में कोई खदशा हो या कोई अंदेशा हो तो उसे इसका जिक्र अपनी बेगम के साथ करना चाहिए, किसी टीवी स्क्रीन के ऊपर या मीडिया के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनके अपने एक मतहत इदारे, अपनी एक मतहत अदालत की तरफ से ये ऑर्डर आया, और उसके बाद ना सिर्फ बेगमात साइड पे हो गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी साइड पे करके अब ये पूरी मार्केट के अंदर यही खबर गर्दिश कर रही है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शंस हो सकेंगे या नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब एक वाज़ेह फैसला आया था तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी मतहत अदालत को इसके ऊपर इस किस्म का कोई ऑर्डर जारी करना चाहिए था। और अब अगर ये ऑर्डर हो गया है तो उसके बाद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिट स्टैब्लिश करनी चाहिए और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को ऐलान करना चाहिए कि जो फैसला हम कर चुके हैं उस फैसले से 1% भी डेविएशन नहीं होगी, ना दाएं होगा ना बाएं होगा। इलेक्शन 8 फरवरी ही को होंगे। मेरी अपनी गट फीलिंग है और कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले पे बाकायदा स्टैंड लेंगे और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, और किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आ सकता है कि इस किस्म की किसी किस्म की स्पेकुलेशन और ना ही इस किस्म के कोई ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। तो इलेक्शंस बहरहाल 8 फरवरी ही को होंगे, और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेंटिटी और इसकी जो अथॉरिटी है वो बाकायदा चैलेंज हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी फायज़ ईसा साहब ये चाहेंगे कि इनकी अथॉरिटी के ऊपर इस किस्म का धब्बा लगे। तो इलेक्शंस बहरहाल वो हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये चीज़ तय हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इलेक्शन नहीं चाहती। हम इससे पहले भी एक तजिया कर चुके हैं, और मैं अभी आपकी स्क्रीन पे जो हमारा वीलॉग है उसका थंबनेल अभी आपके सामने आ रहा है। इसमें मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि इमरान खान ही सब कुछ है, और इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे
कि इनके बिहाफ पे गौहर खान साहब या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या अपोजिशन लीडर बन जाएं, या फिर इनके जो MPs और MNAs हैं वो असम्बलियों के अंदर ऐश कर रहे हों और वो मज़े लूट रहे हों और खान साहब जेल के अंदर हो, तो खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि इनकी कास्ट पे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इनकी नेचर नहीं है। तो खान साहब को ये इलेक्शन किसी तरह सूट नहीं करते। और अगर आपको इस बात पे यकीन ना आ रहा हो तो आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन का डंका बज चुका है, इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांगी हैं, ना उम्मीदवारों का फ़ैसला किया है, ना कोई बोर्ड बनाया जिसने दरख्वास्तें लेनी है और जमा करनी है। जब आपने इतनी भी तैयारी नहीं की कि आपने किसी हलके के अंदर कोई फ़ैसला किया हो या किसी से दरख्वास्त जमा की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो खान साहब वाकई इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे और इस वजह से ये दरख्वास्त दे दी गई और उसका नतीजा जो है सबके सामने है। यहाँ पे एक और सवाल भी है कि ये दरख्वास्त सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में क्यों जमा करवाई गई, जबकि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के अंदर बैठता है और अगर आपने कोई दरख्वास्त देनी थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बेहतरीन फोरम था, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के करीब है, इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर बुलाया जा सकता था। लेकिन आपने लाहौर का इंतखाब किया, लाहौर हाई कोर्ट का। फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दी जा सकती थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त नहीं दी गई, जहाँ बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 साल हुकूमत रही है। फिर ये अचानक सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों है और फिर वहाँ से इतनी जल्दी फैसला क्यों आ गया, ये एक सवाल है जो बार बार लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और इसके साथ साथ जस्टिस बाकर नजवी साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये वही जज हैं जिन्होंने मॉडल टाउन की रिपोर्ट दी थी, और हो सकता है मॉडल टाउन की रिपोर्ट ठीक हो, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन अब क्योंकि इस फैसले के बाद ये चीज़ें भी अब गर्दिश करनी शुरू हो गई हैं। अब सवाल फिर वही है कि लाहौर हाई कोर्ट क्यों है, फिर अमैर नियाज़ी साहब को क्यों है, और फिर ये इमरान खान साहब को मशवरा किसने दिया था कि आप ये इस किस्म की दरख्वास्त दायर कर दें, और उसके बाद जो प्रेशर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो भी अब पूरी दुनिया को पता है। लेकिन बहरहाल स्पेकुलेशंस पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रही हैं, सब लोग हैरत से देख रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ कि इतना बड़ा फैसला अगर हमने किया था तो सबको पता होना चाहिए था, सिर्फ अमैर नियाज़ी साहब तक ये क्यों महदूद था। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर 8-10 दिन या 15-20 दिन अगर इलेक्शन आगे हो भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब हों और आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई ऐसी साजिश कर दी हो कि जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँच गया। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ होना था हो गया, लेकिन मेरी गट फीलिंग यही है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले।